शुरू के 14 क्वेश्चन थे रदरफोर्ड मॉडल पे, दैट इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एंड यू नो दैट कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कराई थी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि हमारा अल्फा पार्टिकल कितना नजदीक से वापस आएगा। याद आ रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, अगर आप लोगों ने एक बार घर जाके उसको रिपीट कर लिया होगा तो फिर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको वो टॉपिक आता है अच्छे से। क्लियर होता है? अब आप लोग जरा बोहर मॉडल में एंट्री ले रहे हैं, और बोहर मॉडल बड़ा आसान है बच्चों, बहुत आसान है, आपको पता ही है। सिर्फ क्या पता होना चाहिए? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जीज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन के दौरान कितनी एनर्जी लगती है, कितनी फ्रीक्वेंसी लगती है, कितनी वेवलेंथ लगती है, बाल्मर, लाइमन, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, ये सब आता है ना। और बोहर का सेकंड पोस्टलेट mvr is equal to nh/2π, the angular momentum in every orbit is conserved which is equal to nh/2π। सो अगर ये सब तुम्हें आता है तो ये क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया जो कि बहुत अटपटा सा लगे एटम चैप्टर से कि हमने ना करा हो कुछ इस तरह का। ठीक है, एक आध चीज स्पेक्ट्रल लाइंस आपने नहीं पढ़ी हुई ज़्यादा अच्छे से, वो मैं बता दूंगा आज ही। तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ द बोहर मॉडल, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है? n स्क्वायर के, बिकॉज रेडियस का फॉर्मूला होता है 52.9 n स्क्वायर बाय z, तो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल छोड़ देंगे। 16th के जितने भी पार्ट है सब में आपको एक ड्राइव करने को बोला गया है रेडियस का, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस। आता है? ये मैं अब नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं आपको क्लास में ऑलरेडी परफॉर्म करवा चुका हूं, जो चीज हो चुकी है रिवीजन के अंदर उसको नहीं करेंगे दोबारा से। क्लियर हो रहा है? सेकंड, उसके बाद आता है राइट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आपको बता रखा है कि इसकी शॉर्टकमिंग्स में स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने नहीं बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में प्रॉपर्ली जानकारी नहीं थी, तो ये सब इसकी लिमिटेशंस थी जो कि बोहर मॉडल में काफी हद तक कवर अप हो गई थी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्टेट द बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कौन सी कंडीशन है? बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन कि एंगुलर मोमेंटम इन एवरी ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कंजर्व्ड एंड विच इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ऐसे लिखना आना चाहिए आप लोगों को कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और हर एक ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल होगी किसकी? बोलो मतलब कि ऐसे बढ़ेगी वैल्यू। किसी का एंगुलर मोमेंटम 1h/2π है तो अगला सीधा 2h/2π होगा, फिर अगला 3h/2π होगा, बीच का नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते हैं हमेशा h/2π के इंटीग्रल टाइम्स होता है एंगुलर मोमेंटम किसी भी चीज का। क्लियर हो रहा है कि नहीं? 100 है ना किसी का, सीधा फिर 200 मिलेगा, फिर 300 मिलेगा, ऐसे मिलेगा, है ना। चलिए उसके बाद क्या बोलता है? कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अच्छा क्वेश्चन है। सीक्वेंस याद करो, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट। ब्रैकेट आता है चौथे नंबर पे। तो जब 4 पे ट्रांजिशन होता है, कहां पर होता है? बोलो 4 पे। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर आके गिरा है? बोलो 4 पे। कहां से आके गिरा है? कहां से? क्योंकि उसने बोला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ब्रैकेट की, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो आप भूलिए मत, रेडिएशन की एनर्जी में जब वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है तो एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब ब्रैकेट की मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी? जब वो इंफिनिटी से आएगा। सो द इलेक्ट्रॉन विल फॉल फ्रॉम द इंफिनिटी टू 4, इंफिनिटी टू, अब ये समझ आ रहा होगा जिसने ट्रांजिशन पढ़ा हुआ है, जिसने लाइमन पासमैन मैंने बोला था ना सीखा हुआ है, तो उसको तो दिक्कत नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो आप लोग क्या बोलेंगे? उसका वेवलेंथ निकालना था, तो वेवलेंथ कितना आएगा? 1/λ रिडबर्ग कांस्टेंट, यू नो दैट, सिखाया था, पावर 7 ही था ना इसका। 1 में ni स्क्वायर माइनस में 1 में, अब क्या है बच्चों? 1.09 इंटू 10 की पावर 7, z हाइड्रोजन ही होएगा तो 1 का स्क्वायर। ni बच्चों इनिशियली वो इन्फिनिटी पे था और nf बच्चों 4 पे था। अब तुम मुझे बताओ जरा, तुम्हें पता है 1/∞ 0 हो जाएगा? नहीं आ रहा? ये 1/16 हो जाएगा, तो 1.09 इंटू 10 की पावर 7, 16 आ गया माइनस में 1/λ, माइनस का मतलब है रिलीज हो रही है बस, और कुछ नहीं है। लैम्डा कितना आ जाएगा बोलो? 16 में 1.09 इंटू 10 की पावर, अब डिवाइड कर लो 10 की पावर ऊपर -7 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो भी नंबर आएगा कर लोगे ना, तो आप लोग रेसिप्रोकेट करके आप लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान चीजें हैं। अगर तुमने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो 90% क्वेश्चन तो वैसे ही समझ में आ जाते हैं एमटीजी से। 10% थोड़े बहुत दाएं बाएं हैं वो भी करने, लेकिन ये 90% समझ में आने का मतलब ये नहीं कि हमने ना करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, करते हो इसीलिए आप लोगों को चीजें अच्छे समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं। तो अब ये यहां पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब उसके बाद 19, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक बार सिखाऊंगा, ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है आप लोगों को। ये इन्होंने बोर के सेकंड पोस्टलेट से दे दिया, तो बोर का सेकंड पोस्टलेट का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कह रहा है उसके साथ बताओ कितनी वेवलेंथ एसोसिएट है। अब आपको सिर्फ वेवलेंथ, ये तो रेडिएशन के पास होती है, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि पार्टिकल के पास भी वेवलेंथ होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक कैरेक्टर्स। द वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू h/2π।
mv h अपॉन, अब दो तरीके हैं, या तो इसका मास और v से निकालो, वेलोसिटी तुम्हें निकालने आती है, या आसान तरीका बताता हूं, सबसे आसान तरीका बताता हूं। तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर 2πr बराबर क्या होता है, इससे इजी नहीं मिलेगा तुम्हें तरीका। 2πr बराबर पढ़ा है सेकंड पोस्टलेट में। तो लैम्डा कितना होगा, कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में n कितना होगा, बहुत अच्छे, ग्राउंड स्टेट का n 1 होगा। हाइड्रोजन की बात हो रही है तो क्या रेडियस पता होगा, रेडियस 52.9 पिकोमीटर, यानी 52.9 इंटू 10 की पावर कितना -12, और n कितना आएगा 1। जस्ट कैलकुलेट, इट इज योर वेवलेंथ। नहीं आया समझ में, नहीं आया पक्का, तो ये आपको इसका आंसर करना है। लास्ट टाइम पता नहीं इसी क्वेश्चन में था या किसी और में, इनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ था, और तो आपको वो तरीका नहीं यूज़ करना, आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये वाला यूज़ करना है, इससे आंसर जल्दी ही मिलेगा आप लोगों को। अब सुन लीजिए, अगर उसने बोला कि हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट से वेवलेंथ बताओ, सेकंड ऑर्बिट से, तो क्या करोगे, 2πr अपॉन में 2 हो जाएगा, समझ रहे हो ये वाला। हाँ तो इसको वैसे करना है, क्वांटाइजेशन का आया होगा अब तक यार, अरे कोई नहीं, इधर देखो तुम लोग, छोड़ो आया भी होगा नहीं भी आएगा तो भी इधर देखो, समझो ना। अगर सेकंड ऑर्बिट से आया, अनुराग सेकंड ऑर्बिट से आया तो क्या करेगा, बस n बदलेगा 2 हो जाएगा, लेकिन रेडियस भी सेकंड ऑर्बिट का क्या होगा, अलग होगा। नहीं आया ना, हो जाएगा। अब किसी भी ऑर्बिट से बोले बात डन है, पक्का आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों। एक तरीका आप लोग ये कहेंगे सर ये वाला भी तो था, लैम्डा इज इक्वल्स टू में h अपॉन mv, बिल्कुल था बच्चों। h रखते, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते फर्स्ट ऑर्बिट में, लेकिन कहीं आपको नहीं लगता कि ये वाले से ज्यादा आसान तरीका ये वाला है, डायरेक्टली वैल्यू रखनी है इसके अंदर, तो बस है ना, तो इजी है बच्चों, इसलिए मैंने वो वाला सीखा है, आप लोग उससे करिए ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद स्टेट द बोहर पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दे गिव द रिलेशनशिप फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन इन अ ट्रांजिशन, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताना है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताना है जो ट्रांजिशन के दौरान चाहिए होती है, आती है। अरे फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला क्या बताया था, 3.28 इंटू 10 टू द पावर 15 जेड स्क्वायर है। ये बस आपको वो बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट है, वैसे जो पहला वाला था कि इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आपको वो कह रहा है कि स्टेट भी करो, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, कभी आप लोगों को स्टेट करना पड़ जाए। तो बोर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो ये स्टेट कर देता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाते हैं, जब वो रिलीज करते हैं तो वो अपर ऑर्बिट से, करवाया मैंने आप लोगों को, तो वो ऊपर नीचे जाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करेंगे तो ऊपर जाएंगे, रिलीज करेंगे तो नीचे आएंगे। जो फ्रीक्वेंसी वो एब्जॉर्ब या रिलीज कर रहे हैं वो कितनी करते हैं बोलो, 3.28 इंटू 10 की पावर 15 जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। बस ये वाली बात वो बतानी है, आप लोगों को बता सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, हाउ डिड द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द बोहर सेकंड पोस्टुलेट फॉर एन क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। यार एंगुलर मोमेंटम आपको वो सेकंड वाला बोहर पोस्टुलेट यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, उसका प्रूफ भी करवा चुका हूँ, स्टेटमेंट लिखिए, प्रूफ करिए, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आया था तुम्हारा प्री बोर्ड के अंदर, ये वाला आया था वैसे। इसके बाद आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बोहर मॉडल व्हिच गिव राइज टू द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज। यार अपने आप बता दो मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ बाल्मर में कब कब निकलेगी, वो कह रहा है बस आइडेंटिफाई करो इन ट्रांजिशंस को। कौन सा ट्रांजिशन है, बाल्मर का मैक्सिमम वेवलेंथ वाला ट्रांजिशन, बाल्मर का मैक्सिमम वेवलेंथ। हर्ष बाल्मर है तो 2 पे गिर रहा है, और मैक्सिमम वेवलेंथ है तो मिनिमम एनर्जी है बाल्मर की। नाजिया नमिका इधर, बाल्मर का ट्रांजिशन है मैक्सिमम वेवलेंथ का, तो बाल्मर का ट्रांजिशन है तो 2 पे गिर रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ है इसका मतलब मिनिमम एनर्जी है, तो बाल्मर की मिनिमम एनर्जी 3 से होती है, तो 3 से 2 पे, कितने बोलो 3 से 2 पे। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी है, तो बाल्मर की मैक्सिमम एनर्जी इन्फिनिटी से 2 पे आएगी। सिंपल चीज मैंने सिखाई थी क्लास के अंदर, ये वाली नहीं आ रहा समझ में। चलिए इसके बाद बोलता है यूजिंग द बोहर पोस्टुलेट ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल पीरियड। हाँ अब आप कहेंगे सर ये वाली चीज आपने नहीं कराई है, सुनिए मेरी बात को। उसने बोला कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, तुम्हें उसका रेडियस पता है, रेडियस पता है, किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस पता है, किसी भी nth ऑर्बिट में रेडियस का फॉर्मूला बताओ सब बच्चे कितना होता है, 52.9। जनरल फॉर्मूला बता सकते हो मुझे, जनरल मतलब जनरल जो मैंने 52.9 से पहले लिखा था, जब मैंने उसमें n² था और यहां पर कुछ फलाना ठिकाना था, कुछ था ना, नहीं 52.9 तो बाद में आता है ना, उससे पहले सारे के सारे कांस्टेंट्स थे यहां पर।
क्या था दिखाओ, लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है पक्का? तो ओए बस 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 सुन लो, एच स्क्वायर एन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के, सुन लो यार, तुम देखो शोर करने लग जाते हो ना, इस चक्कर में सारा सत्यानाश हो जाता है। शुरू के 10 मिनट सही रहते हो, उसके बाद तो बस फैलाना शुरू कर देते हो। ये रेडियस का फॉर्मूला है, वो तो भैया हमने ये सारे कांस्टेंट पुट कर दिए थे, इस वजह से बाद में वो फिर 2.9 आ गया था। क्लियर? अब सुनो, आप इसे रेडियस क्यों बता रहे हो मुझे, तुम बताओ किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन का कुछ रेडियस है, उस इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी है, क्या है बोलो? और वेलोसिटी का मैंने किसी भी nth ऑर्बिट में क्या बताया था, जो आंसर आने से पहले था, करा ही नहीं क्या तुमने? देख इसने वेलोसिटी उतार ही नहीं लिखा, फिर नंबर कहां से आएंगे तेरे? आधी चीजें उतार के बैठी है, देख रहे हो, वेलोसिटी उतार नहीं रखी है, बहुत बढ़िया, फिर तेरे नंबर कहां से आएंगे? एक एक बोलने दो, आशीष एक को, आशीष बोल दे भाई जल्दी, पूरा ऐसे जैसे ये बताया, के टर्म्स में बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। के जेड ई स्क्वायर 2 पाई बाय के ई स्क्वायर जेड बोल दूं, 2 पाई भी वही है तो 2 पाई पहले बोल देते हैं, और एच एन, ठीक है? अब सुनो क्लास प्लीज, ये क्यों सिखाया गया, क्यों सिखाया गया? बोर्ड पे फोकस करिए बच्चों। उसने बोला अगर यहां कुछ रेडियस है और कुछ वेलोसिटी है, तो पक्का इसको हर एक ऑर्बिट में पूरा एक चक्कर लेने में कुछ समय लगता होगा, पूरा एक चक्कर लेने में कुछ समय लगता होगा। अच्छा, एक चक्कर लेने में कितना समय लगेगा, ये किस किस बात पे निर्भर करता है? कितनी तेज ये चल रहा है और कितने बड़े ऑर्बिट में चल रहा है, बोलो दोनों पे निर्भर करता है कि नहीं करता? अरे भैया टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, खुद सोचो ना, किसी भी ऑर्बिट का टाइम पीरियड, कितनी दूरी तय करनी है, 2 पाई आर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में। वैसे मेरे लिए टाइम पीरियड निकालना किसी भी ऑर्बिट के लिए मुश्किल खेल नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो एक चक्कर में दूरी कितनी, बोलो 2 पाई आर, विद हाउ मच स्पीड, v स्पीड। मुझे हर एक ऑर्बिट का r पता होता है, मुझे हर एक स्पीड का v पता होता है, मैं टाइम पीरियड तो निकाल लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं एक फॉर्मुला बन जाए। क्या बन जाए बोलो? जैसे r का फॉर्मुला है किसी भी ऑर्बिट के, v का फॉर्मुला है, तो किसका फॉर्मुला बन जाए बोलो? टाइम पीरियड का भी बन जाए। समझ आया क्वेश्चन? अनुराग नहीं आया बात समझ में? तो मुझे तुम बताओ कैसे बनेगा? तो कुछ नहीं है सर, ऊपर r का फॉर्मुला बोलो कितना पढ़ा है हमने, h स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइड बाय बोलो कितना, 4 पाई स्क्वायर। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, v बोलो कितना आएगा, v एच एन। अब तुम मुझे बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मुला जैसे उनका फॉर्मुला बना हुआ वैसे इसका फॉर्मुला बन जाएगा नहीं बन जाएगा? एन और जेड की टर्म्स में, किसकी टर्म्स में बोलो? समझ नहीं आया सर, क्या कर दिया? नहीं आया ना गीतांजलि? उसने मुझे बोला था कि किसी भी ऑर्बिट में कितना टाइम पीरियड लगेगा वो बताओ, तो मैंने कहा टाइम पीरियड कितना लगेगा, कितनी, हर एक ऑर्बिट में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 2 पाई आर विद इट्स v। हर एक ऑर्बिट का r कितना होता है बोलो? r इतना होता है, v बोलो कितना होता है? इतना होता है, हर एक ऑर्बिट का ना, ऐसी तो होता है, वो डिपेंड करता है उसके z और n पे। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अरे नहीं आएगा क्या? करके बताओ, ये कर लोगे इसको? यार काटना ही तो है, इसको जो कट रहा है काट दो, जो ऊपर लेके जाना ऊपर ले जाओ, एडजस्ट कर दो लास्ट में, या करके बताऊं ये चीज भी, तो एक आंसर आ जाएगा आपका z और n के टर्म्स में। अरे हो जाएगा भैया, अरे ये पाई से पाई कट गया, लो भाई 2 से 2 कट गया। सुन लो जिसको लग रहा है डाउट है, इसको ऊपर ले जाओ, इसको पूरे सामान को ऊपर ले जाओ, इस पर नीचे चलेगा, बोलो क्या हो जाएगा? h का क्यूब हो जाएगा, n का क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाय बताओ क्या आएगा? ये 2 पाई है ना, ये भी 2 पाई है, मिलेंगे 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e की पावर 4 m। ठीक ठीक, कुछ कट रहा है अब? और कुछ नहीं कट रहा? कहां बने? हाइड्रोजन है, रखना चाहो रख सकते हो उसको, जेड को 1। अदरवाइज आप लोग मैं टाइम पीरियड का फॉर्मुला बनाना चाह रहा हूं, तो देखो कांस्टेंट कौन कौन है? ओए ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बोलो? n³ बाई जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? n³ बाई
देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना इसके अंदर, नहीं यही आएगा n क्यूब बाय z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। तो मतलब जैसे उसका फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला, वैसे इसका फॉर्मूला को बनाना बड़ी मुश्किल चीज नहीं थी, आप लोग 2πr/v करके बना सकते हैं। अच्छा वैसे कभी टाइम पीरियड निकालना तो आप उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की वेलोसिटी पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग सीधा इससे भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूं कि क्या पता वो तुमसे अगली बार एग्जामिनर पूछे कि टाइम पीरियड n के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, तो कैसे करोगे? फिर तो पता लगाना पड़ेगा ना। अरे नहीं आ रहा समझ में यार, नहीं आया? पक्का बताओ, क्लैरिटी है यहां पर इस चीज को लेके? आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, तो टाइम पीरियड को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन सुन लीजिए, जैसे कि मैं बता रहा हूं, तुम विद द फ्लो चल रहे हो, एक क्वेश्चन आता है जिसमें थोड़ा सा आपको दिखता है कि ये हमारे डायरेक्टली नोट्स के अंदर मौजूद नहीं था और ये हमें एमटीजी के अंदर से करना था। ये आपकी तैयारी के लिए बता रहा हूं कि तरीका क्या करना है आप लोगों को जब आप एमटीजी प्रैक्टिस कर रहे हो। इस क्वेश्चन को अलग से एक मार्क कर लीजिए, स्टार लगा दीजिए, सर्कल लगा दीजिए, कुछ लगा दीजिए। क्यों? बाकी क्वेश्चंस अगर आप जानते हैं कि अगर आप लोगों को लास्ट में बिल्कुल टाइम नहीं मिला, पेपर से पहले टाइम नहीं मिला एमटीजी करने का, तो एटलीस्ट आपको पता है कि पिछले जो क्वेश्चन अभी निकले हैं जिसमें रेडियस का ड्राइव था, वेलोसिटी का ड्राइव था, किसी और चीज का ड्राइव था, फॉर्मूला था, क्वेश्चन था, वो तुमने पता है नोट्स भी पढ़ लिए तो कवर हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन है जो नोट से मिस हो सकता है उसमें भी, तो आपको उसको स्टार लगाने का मतलब क्या है कि उस समय पर अगर मेरे को समय कम मिला तो मैं सिर्फ अपने स्टार वाले क्वेश्चंस को कवर करके जाऊंगा, सिर्फ स्टार वाले क्वेश्चंस को, या उन क्वेश्चंस को जो आपको लगते हैं कि ऐसे हैं जो मेरे से फंस सकते हैं दोबारा से। समझे मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसा क्या होगा, 50 क्वेश्चन आपके एटम के अंदर हैं, ऐसे 15 क्वेश्चन आप लोगों के स्टार बन जाएंगे उसमें से। तो आपको पेपर के टाइम पे अगर पूरा टाइम नहीं मिला एमटीजी करने का तो जस्ट कवर द नोट्स और ये 15-16 क्वेश्चन जो आपने स्टार लगाए, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली हमारे नोट्स में मौजूद नहीं थे या उसको कवर करने के बाद शायद नहीं बनते। क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इससे तुम्हारा जो तैयारी करने का स्पीड है ना वो थोड़ा बढ़ जाएगा। नहीं तो तुम उस समय सोचोगे 50 के 50 करने सर समय नहीं है, मत करो ना 50, 10 कर लो वो जो स्टार लगाए थे, बाकी तो तुमसे वैसे भी हो जाएंगे, नोट्स वाले से कवर हो जाएंगे। क्लियर होता है? अगला सुनो, कहते हैं एक हाइड्रोजन एटम है इनिशियली ग्राउंड स्टेट पे एब्जॉर्ब करता है एक फोटोन को जो उसको चौथे लेवल पे ले आता है। अब देखो जरा, ये ऐसा क्वेश्चन है, मत करना स्टार इसको, तो भी समझ में आ रहा है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से चौथी स्टेट पे चला गया, मतलब बताओ कहां से कहां गया? वंशिका कहां से कहां गया? 1 से 4। कह रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करी होगी? भाई तुम लोगों को ये चीज मैंने ड्यूरिंग द क्लास ही करवा दी थी, करवाई थी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला। अब ये खुद आपकी समझ होनी चाहिए कि सर इतना तो मैं कर ही लूंगा कि अगर वो 1 से 4 पे जा रहा है तो इसको सॉल्व करूंगा, आंसर निकाल लूंगा। समझ आ रहा है? अब इस क्वेश्चन को स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। ओ भाई रुक जाओ, वहां से बैठे कम्युनिकेशन जारी है। यार सुनो, द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज इतना। भाई ये जो है ना, ये जो वैल्यू है कल भी बताया था, ये 52.9 पिकोमीटर है। राउंड ऑफ करके 5.3 × 10⁻11 लिखा हुआ है ये 52 पॉइंट, मतलब ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। कह रहा है कैलकुलेट इट्स रेडियस इन थर्ड ऑर्बिट इन। अब रेडियस निकालना है थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का। यार निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? किस फॉर्मूले को लगाओगे? रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, बातें नहीं, थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर Z1 पिकोमीटर 9 टाइम्स ऑफ 52.9 जो भी आएगा इतने पिकोमीटर, आंसर लिख देना, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और फर्स्ट ऑर्बिट वाला दिया हुआ दे रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? एक मिनट बच्चों बताता हूं, आप लोग जब तक इसका सेकंड वाला पार्ट, ये 25वां 26वां मेरे को सबकी कॉपी में चाहिए। ट्राई करो जो थियोरेटिकल हो मत करना। चलो मुझे बताना गाइज, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। गाइज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक हम लोगों ने एक्साइटेड स्टेट को लेके बात नहीं करी है, सुन लीजिए। अगर कोई बोले ग्राउंड स्टेट तो वो उसकी सबसे इनिशियल स्टेज होती है, वो होती है फर्स्ट स्टेज। लेकिन कोई बोले पहली एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट,
कोई नहीं, अब हो जाएगा ना बच्चों। मैंने तुम लोगों को एक बात कही है, जैसे जैसे चैप्टर कवर होते जाएं आप जजमेंट लेगी, उसके बाद तुमसे क्वेश्चन हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। अभी तक अभी हुआ नहीं था, प्री बोर्ड में आया क्वेश्चन तो टेंशन तब की नहीं लेनी है, हुआ नहीं था ना। हुआ था सेमीकंडक्टर डुअल नेचर, उसका बनना चाहिए था क्वेश्चन, तो अब इसका भी बनना चाहिए। सुनो, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है N1, खुद सोचो। लेकिन अच्छा, लेकिन तुम्हें ना थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए था। उसने बोला पहली एक्साइटेड स्टेट, भाई इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट करते हैं तो ऊपर जाते हैं, और पहली जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो दूसरे लेवल वाली होगी। तो जब बोलता है ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो मतलब N2 होता है। N क्या होता है? जब बोलता है दूसरी वाली एक्साइटेड स्टेट, दूसरी वाली एक्साइटेड स्टेट, तो 3 होता है। तीसरी वाली एक्साइटेड स्टेट 4 होता है। क्लियर? तो ये आपको बस टर्मिनोलॉजी में फंसाना चाहते हैं। आप प्री बोर्ड में कुछ बच्चे फंस गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे नहीं फंसेंगे। बोर्ड के लिए तैयारी है, मेन जो है उधर नहीं फंसना है। तो सुनो, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन इज 3.4। खुद सोच लीजिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब N2, और N2 पर इतनी ही एनर्जी होती है, आप जानते हैं। लेकिन ये माइनस में होती है। किसमें होती है बोला? कह रहे कि वहां पर काइनेटिक पोटेंशियल। भाई सिखाया था कि नहीं सिखाया था? तो मुझे सब बच्चे बताओ, काइनेटिक तो होती है माइनस टाइम्स ऑफ टोटल, पोटेंशियल होती है तो माइनस टाइम्स ऑफ टोटल का मतलब हो जाएगा 3.4। कोई दिक्कत है? बढ़ूं आगे? अनुराग बातें नहीं प्लीज। 25वां, राइट टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस पढ़ सकते हो भाई। लिमिटेशंस को आप लोग बोर पोस्टुलेट से आप ड्राइव करें रेडियस का, कर लोगे भाई। आया है ना ड्राइव, मैंने बोला था रेडियस वेलोसिटी ड्राइव आते हैं। उसके बाद बोर पोस्टुलेट से ड्राइव करो टोटल एनर्जी का, कर लोगे? आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सीधा आंसर है यार। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, हर्ष इधर देख ले, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 3N, N3 में टोटल एनर्जी बताओ, माइनस का 1.51, माइनस का पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की 2 टाइम्स, माइनस का 3.02, ऑप्शन नंबर बी। ना कर पाओ? अरे यार वहां पर टोटल एनर्जी देख लो कितनी है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, और वहां उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? टोटल एनर्जी से 2 टाइम्स होता है, तो माइनस 1.51 का 2 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा? समझ नहीं आ रहा ना? थर्ड में टोटल एनर्जी माइनस 1.51 होती है, पता है, मैंने बोला था याद कर लो 4-5 तक। तो अब थर्ड में उतनी होती है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी 2 टाइम्स होगी, 2 टाइम्स ये आएगा, बी ऑप्शन आएगा। 2023 में 1 मार्क्स का फ्री के आंसर मिलते हैं इन क्वेश्चन के अंदर, और ऐसे आपको हर बार आते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन फ्री के मार्क्स देके जाते हैं, फ्री वाले मार्क्स नहीं छोड़ने होते, जो फ्री वाले छोड़ता है ना वही फेल होता है। अब सुनो, द डायग्राम शोज द 4 लेवल, जल्दी बता दो यार, 4 लेवल दिखा रहा है। कह रहे किस ट्रांजिशन के दौरान सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी? इस तरह क्वेश्चन मैंने क्लास के वक्त करवाया था, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट में ही निकलेगी। सबसे बड़ा ट्रांजिशन ये वाला है, तो सबसे ज्यादा बड़ा फॉल ऑफ यहीं पर हुआ है 3 से 1 पे, तो फर्स्ट वाले में एनर्जी सबसे ज्यादा निकलेगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें निकलेगी? फ्रीक्वेंसी फर्स्ट में। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसमें निकलेगी? सबसे ज्यादा वेवलेंथ सेकंड वाले में, क्योंकि सेकंड की एनर्जी सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा आएगी। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका है। अब सुनो, द फिगर शोज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एटम विद द फ्यू ट्रांजिशंस, व्हिच ट्रांजिशन शोज द एमिशन ऑफ द फोटोन विद द मैक्सिमम एनर्जी। फिर वही क्वेश्चन था 2020 के अंदर, सेम क्वेश्चन आया था। तो मैक्सिमम एनर्जी, अच्छा गलती हो सकती है यहां पर, आप हो सकता है इस वाले इसमें फंस जाएं, लेकिन आप गैप देख लीजिएगा, 3 से लेके फर्स्ट पे आने का गैप है लगभग 11 या 10 यूनिट के आसपास का है, देख रहे हो? 12 के आसपास का, बल्कि 12.09 के आसपास होता है इसका। और यहां वाले में देखोगे तो 0.85 से 3.4 पे आ रहा है, गैप मात्र मुश्किल से 2 यूनिट का है। तो यहां पर जब गिरेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी, जब यहां गिरेगा तो लगभग 10-11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? पक्का? तो मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूं, तो एनर्जी पता लग रही है फर्स्ट में ज्यादा निकलेगी। चलिए इसके बाद, नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम व्हिच लाइज इन द विजिबल रीजन, बाल्मर। कह रहे फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज। यार कर लोगे? वेवलेंथ की रेशियो बतानी है बाल्मर की, एक मैक्सिमम वाली टू द मिनिमम वाली। जब मैक्सिमम वाली वेवलेंथ बोलोगे तो कहां से निकलेगी? जब मिनिमम एनर्जी बता 3 से 2, तो ऊपर वेवलेंथ निकाल देना 3 से 2 वाली, और नीचे वेवलेंथ निकाल देना इंफिनिटी से 2 वाली, क्योंकि मिनिमम वेवलेंथ वाला भी रेशियो बताना है। करके दिखाऊं? मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे लाइमन टू बाल्मर वाले, और नहीं आ रहा। इजी है। आगे, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, मींस कौन सी एक्साइटेड स्टेट है? तो भैया N2 है, N2 में टाइम पीरियड पूछ रहा है, ऑर्बिटल पीरियड पूछ रहा है ना। हाँ, तो आप लोग जानते हैं 2πr/v। मैं तो बोलूंगा इससे कर दिया करो 2πr/v। अब तुम 2 पे N2 के लिए रेडियस निकाल लोगे, सेकंड ऑर्बिट में रेडियस निकाल लोगे, सेकंड ऑर्बिट में वेलोसिटी निकाल लोगे, कर देना, डिवाइड आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? रितिका नहीं आया समझ में?
मुश्किल लग रहे हैं क्वेश्चंस, कितने आसान क्वेश्चंस है, बहुत इजीली बनेंगे। अब एक ये जो इलेक्ट्रॉन बीम वाला है और एक और इलेक्ट्रॉन बीम वाला है, ये वाला, इन दो क्वेश्चन को लास्ट में कराऊंगा, स्पेक्ट्रल लाइंस के बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा। लंबे क्वेश्चन है, टाइम लेंगे, तो पहले जल्दी कर लेते बाकी के। तो मुझे बताओ क्या है 33 द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सबको पता है ग्राउंड में -13.6 होती है क्लास। इवन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल इतने से इतना। तुम लोग जानते हो ये इतने से इतना कौन सा स्टेट है, बताओ। मैं तो एनर्जी देख के बता रहा हूं, आप लोग एनर्जी देख के बता दिए। थर्ड में होती है और ये सेकंड में होती है। तो इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आया, कितने पे आया? एनर्जी स्टेट देख के आइडिया लग रहे हैं। रुको, ग्राउंड स्टेट में इतना है, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इतने से इतना गिर रहा है, मतलब तीसरे से दूसरे पे गिर रहा है। कह रहे कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड एंड नेम द सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टू व्हिच इट बिलोंग। तो भैया बाल्मर की है, वेवलेंथ निकालनी है 3 से 2 पे, 3 से तो करना कर लोगे ना यार। वो 1/λ वाला फॉर्मूला लगाओ, एनर्जी स्टेट से पता लग गया कौन से पे था, पहले 3 पे था और बाद में 2 पे है। डन। कार्तिक नहीं आ रहा समझ में? यहां पर रहो नजरे, बिल्कुल बातें मत करो अपने दोस्त से। अच्छा क्वेश्चन आ गया है, एक बहुत ही जरूरी चीज समझाऊंगा, ढंग से सुन लीजिएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन की नहीं, इस क्वेश्चन से और एडिशनल क्या क्या बन सकता है वो भी सिखाऊंगा। तो बिल्कुल बोर्ड पे नजर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गए। कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, यहां तो केमिस्ट्री लगा देना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ठीक है, तो जितनी एनर्जी लगती है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रोजन की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन निकालने में 13.6 की एनर्जी लगेगी। इसके आयनाइजेशन एनर्जी, उसको आयनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी। नहीं आया समझ में? अब सुनो आगे की बात। कह रहा है हाउ वुड द आयनाइजेशन एनर्जी चेंज। पहले तुम मुझे बताओ आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या। किसी भी एटम से उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालने में जो एनर्जी लग रही है वो बोलो क्या है, आयनाइजेशन। अब ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो वो -13.6 से बाउंड है। इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, +13.6। तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। केमिस्ट्री में तो पढ़ा है भाई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी में क्या बदलाव आएगा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अ पार्टिकल ऑफ मास 200 टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बट हैविंग द सेम चार्ज। अगर हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक ऐसा पार्टिकल डाल दें जो चार्ज तो वही रखता है बट मास 200 गुना ज्यादा रखता है, तो अब एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी। अब मैं तुम लोगों को एक चीज सिखाऊंगा, ढंग से सुनना। जो सिखाऊं बहुत ढंग से सुनना भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आ रहा हूं। तुमने अभी भी ये फॉर्मूले पढ़े हैं? आ जाओ क्लास प्लीज बोर्ड पे। आपने किस किस का फॉर्मूला पढ़ा था? रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का। अच्छा एनर्जी का मेरे को फिर बताओ बच्चों, जो Z²/n² करके था और यहां पर कुछ पैरामीटर्स थे, सारे पैरामीटर्स थे सारे। तुम्हारे तो शिकायत लगाऊंगा माइनस का e⁴ mz² 8ε0² h² n²। नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो, क्योंकि कुछ बहुत जरूरी चीज आपको एक्सप्लेन करी जाएगी। सुनिए भाई तुम मुझे बस एक बात बताओ, इस पूरे फॉर्मूले को देख के, रेडियस के फॉर्मूले को देख के, वेलोसिटी के फॉर्मूले को देख के तुम्हें ये समझ में आता है कि इनकी एनर्जी हो चाहे रेडियस हो, ये किस पे डिपेंड करेगी? मास पर। देखो ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे क्या फर्क पड़ता है सुनिएगा। ये किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। आपने जब ये पूरा फॉर्मूला सॉल्व कर रहा था तो m क्या लिया था? इलेक्ट्रॉन का मास, दैट इज 9.1 × 10⁻³ kg। सोचिए कि अगर उसकी जगह पे कोई और पार्टिकल आया तो उसका मास आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पे कोई और पार्टिकल आया तो मास पे इलेक्ट्रॉन का नहीं आएगा, उसका दूसरे वाले का आएगा। तो अगर वो बोले कि मैंने एक पार्टिकल लिया जिसका मास इलेक्ट्रॉन से 200 गुना ज्यादा है, तो आप बताओ उसकी एनर्जी भी 200 गुना ज्यादा नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? सोचो, अगर आ रही थी इलेक्ट्रॉन की -13.6, ये सारा कैलकुलेशन करने पे इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ रही थी? माइनस का, क्योंकि आप भूलिए मत बच्चों, ये जो सारे कांस्टेंट्स है ना, इन्हीं को सॉल्व करके आया था -13.6। बाद में तुमने n को 1 रखा था, z को 1 रखा था, तुम्हारा आ गया था फर्स्ट ऑर्बिट का -13.6। लेकिन मैं अगर ये कह रहा हूं कि अगर उसने इलेक्ट्रॉन की रिप्लेसमेंट किसी ऐसे पार्टिकल से कर दी जिसका मास उससे 200 गुना ज्यादा है,
तो अगर वो 200 गुना ज्यादा मास है तो इसका मास जो है अगर 200 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के मास से, तो एनर्जी भी कितने गुना ज्यादा आएगी? 200 गुना ज्यादा आएगी। यहां पर ध्यान दो हर्षित, तो 200 गुना ज्यादा एनर्जी आएगी। अगर 200 गुना ज्यादा एनर्जी आएगी तो नेगेटिव में भी वैल्यू 200 गुना ज्यादा बढ़ेगी। अब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल हो गया या आसान हो गया? और मुश्किल हो गया। अरे अगर 13.6 नेगेटिव आ रहा था ना पहले, तो अब इससे भी 200 टाइम्स ज्यादा नेगेटिव आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी भी 200 गुना बढ़ जाएगी, 200 गुना निकालने में अब ताकत लगेगी। क्वेश्चन आपको इस बार एनर्जी का पूछा हुआ है, हो सकता है मतलब ये पहले आया, हो सकता है आप रेडियस का पूछे। किसका पूछे? कहेगा बताओ अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 52.9 पिकोमीटर है, तो बताओ अगर वहां पर एक ऐसा पार्टिकल आ जाए जिसका मास उससे 200 गुना ज्यादा है, तो अब उसका रेडियस कैसा दिखेगा? तो आप बोलेंगे रेडियस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है बोलो? तो अगर मास 200 गुना ज्यादा हैवियर पार्टिकल आ गया तो रेडियस 1/200 टाइम्स हो जाएगा। 1/, तो भारी चीज थोड़ा और अंदर रिवॉल्व करेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोलेंगे रेडियस पहले 52.9 था, तो अब उससे 1/200 टाइम्स रेडियस मिलेगा फर्स्ट ऑर्बिट का, बहुत छोटा रेडियस हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में भाई। अगर बात कर ले टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड के साथ मास कैसा रिलेशन है बोलो? इनवर्स। तो टाइम पीरियड 1/200 टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात कर ले वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में जैसा आपने मुझे बताया तो वह में है ही नहीं, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है पार्टिकल के मास को चेंज करने से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो भैया आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इसको स्टार मार्क जरूर करना है कि पेपर के टाइम पे हम जब पूरा नोट्स पढ़ रहे होंगे तो नोट्स में ये चीज नहीं है, तो आप लोगों को कुछ चीजें क्वेश्चन फॉर्मेट में ही मिलती हैं। क्लियर हो रहा है? तो उसको स्टार मार्क करके इससे रखना कि पेपर के टाइम पे हम इसको देख के जरूर जाएंगे। आ गया भाई समझ में? सबको क्लियर है कि मास वाले में क्या सीन बदलेगा? पक्का श्योर हो? अच्छा, अगर वैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि सीबीएसई है भाई, क्या वेरिएशन कर दे? क्या पता इस बार बोल दे कि हमने चार्ज को 2 गुना बढ़ा दिया, हमने इलेक्ट्रॉन की जगह ऐसा पार्टिकल लिया जिसका मास तो उतना ही है लेकिन चार्ज दुगना है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स। तो 2 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा? 16। समझे मेरी बात को? तो हम बोलेंगे एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? 16 टाइम्स एनर्जी बढ़ जाएगी, 16 टाइम्स एनर्जी नेगेटिव में चली जाएगी। नहीं आया समझ? नहीं आया? पक्की बात है? सिंपल है यार। आप लोग इसीलिए तो इन फॉर्मूलों को नहीं छोड़ सकते, इन फॉर्मूलों को आप नहीं छोड़ सकते, ध्यान रखना। सीबीएसई क्या वेरिएशंस कर सकती है? बोलेगी भाई और देखो कहां डीप जाएगी। देखो सीबीएसई कुछ भी नया बनाने की कोशिश जरूर करेगी। वो आपसे बोल सकती है कि अगर मान लेते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एयर की बजाय पे कोई और मीडियम डाल दिया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5 है, तो फिर यहां पर परमिटिविटी उसकी नहीं आएगी वैक्यूम की, यहां पर परमिटिविटी किसकी आएगी? मीडियम की। और अगर 5 है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसकी परमिटिविटी 5 गुना ज्यादा होगी, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 आ जाएगा नीचे, 1/25 टाइम्स हो जाएगा। कैच हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। इसके लिए तुम्हें सारी चीजों की समझ होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए परमिटिविटी कैसे चीज करती है। और पहले चैप्टर की चीज आपको आता है तो फिर बढ़िया लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, नहीं तो परमिटिविटी वाला पार्ट मुश्किल लगा होगा। मास चार्ज, अच्छा कुछ चीजों को चेंज नहीं कर सकता, 8 को H को इनको चेंज कर ही नहीं सकता, तो फिर ज्यादा टेंशन नहीं। क्लियर हो गया? तो सीबीएसई कुछ बदलाव कर सकती है एग्जाम के अंदर। इन क्वेश्चंस पे आपने एक चीज सीख लिया, उसको अप्लाई करना सीख लीजिए, हो पाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोलता है 35वें क्वेश्चन में, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4 से फर्स्ट ऑर्बिट में। यार चौथे से 1 पे आया है, बताओ हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी एमिटेड बाय द एटम टू व्हिच सीरीज दीस लाइंस कॉरस्पॉन्ड। एक बात सुन लीजिए, स्पेक्ट्रल लाइंस का मुद्दा ना सुन लीजिए। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन ना चौथे लेवल से, इलेक्ट्रॉन चौथे से 1 पे गिरते वक्त कितनी तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट हो सकती है। स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब होता है, उसने बोला सारी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ, अगर 4 से कोई चीज 1 पे गिर रही है तो कैसे कैसे गिर सकती है, क्या क्या ट्रांजिशंस हो सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा देखो 4 से 1 डायरेक्ट हो सकता है कि 4 से 2 पे गिरे, समझ रहे हो मेरी बात को? उसके बाद 2 से 1 पे, बाद में बना देंगे, 4 से 3 पे आए, फिर 3 से 2 पे, 3 से 1 पे, और फिर 2 से 1 पे। टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस यहां पर बनी है? 6 है। सुनिएगा, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का एक फॉर्मूला होता है, n इंटू n-1/2। सुन लो, जैसे कि 4th लेवल से गिरा, कहां से गिरा? तो 4 माइनस 1/2, 6 आ गया। काउंट करो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस, 3 ये रही, 2 ये रही, 1 ये रही। अरे मतलब 4 से 1 के बीच में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकती हैं? मतलब कहां ट्रांजिशंस हो सकते हैं? 4 से 1, 4 से 2, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3।
फिर 3 से 2 पे हो सकता है, 3 से 1 पे हो सकता है, 2 से 1 पे हो सकता है। चलिए एक और करके देखते हैं, एक और करके देखते हैं। ओ भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो जो क्वेश्चन छुड़वाया है ना वो भी इसी से रिलेटेड है। 1 2 3 4 5, चलो 5 से गिरा, कहां से गिरा? चलो सारे पॉसिबल ट्रांजिशन बताओ, बोलो। 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, ये तो 4 हो गए। फिर 4 से करो सारे, 4 से 1, 4 से 2, 3 ट्रांजिशन ये हो गए। फिर 3 से 1, 3 से 2, फिर 2 से 1, बोलो कितने ट्रांजिशन हैं? 4 और 3 7 और 3 10, टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइंस है, 10 स्पेक्ट्रल लाइंस है। समझ में आया? और अगर मैं इसके थ्रू करता तो कितना आता? तो n इंटू n माइनस 1/2, तो 5 लिखता तो 5 माइनस 1/2, 5 गुना में 4/2, 10 आंसर आता कि नहीं आता? ये होती है स्पेक्ट्रल लाइंस। समझ नहीं आया? किसी भी स्टेट से बोले, अच्छा बोले छठे से गिर रहा है, बनाने की जरूरत नहीं है, छठे से गिर रहा है, 6 इंटू में 5 डिवाइड बाय 2, 30/2, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेगी। क्लियर? पक्का? ये स्पेक्ट्रल लाइन कहां कहां से बिलोंग कर रही है तो आप लोग बता सकते हैं। जो सारी एक पे गिर रही हैं, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस लाइमन की हैं, 2 स्पेक्ट्रल लाइंस बाल्मर की हैं और 1 स्पेक्ट्रल लाइन पास्टन की है इस वाले केस में, है ना? अरे नहीं यार, बस जहां गिर रही है उसके हिसाब से नाम दे दो उनका। पक्का? तो जिस भी स्टेट से बोल रहे हो उसके सारे ट्रांजिशन लिख दो, वो आता है वहां की स्पेक्ट्रल लाइंस। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं तो कह रहा था कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी और कौन कौन सी सीरीज से ये बिलोंग करेंगी, तो मैं बता सकता हूं बच्चों इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे आया तो समझ में, आगे बढ़ूंगा, जल्दी बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, सही है, बहुत सही स्पीड में चल रहे हैं, हो जाएगा। आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइंड आउट द ट्रांजिशन व्हिच रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 496 नैनोमीटर्स। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें आप लोग ना थोड़ा लेंथी रूट पिक कर सकते हैं। सुन लीजिए, उसने बोला ये हाइड्रोजन एटम है। भाई मुझे एक बात पता है, अगर हाइड्रोजन एटम है तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल की बोलो क्या पता है? एनर्जीज पता है। एक तरीका तो ये है कि मैं इन सभी ट्रांजिशंस की एनर्जी देख के फिर वेवलेंथ कैलकुलेट करूं करस्पॉन्डिंग, और फिर देखूं किससे 496 मैच कर रहा है, जो कि बहुत लंबा काम है। क्यों ना यूं करें कि सीधा उसने बोला कि कौन से ट्रांजिशन में 496 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ निकल सकती है। तो क्यों ना आप ये देख लो कि किसी वेवलेंथ की, अगर किसी वेव की वेवलेंथ 496 नैनोमीटर है तो आप देख लो इसकी एनर्जी कितनी है। बोलो सही बात है? अरे समझो, सही बात है। यहां से एक एनर्जी आ जाएगी, सोचो ये एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अरे ईवी में कर लोगे ना, पहले जूल में आएगी, ईवी में कर लो, 10.2 आ गई। थोड़ा दिमाग लगाओ कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कब निकली थी? जब सेकंड से फर्स्ट पे गिरा था। कहां से गिरा था? भूल गए क्या? भूल गए? सेकंड से फर्स्ट पे। अरे सेकंड पे यार, तुम भूल गए क्या? एनर्जी -3.4 थी, इस पे -13.6 थी, इस फर्स्ट वाले में -13.6 थी। जब ये गिरेगा तो कितने की रेडिएशन वाली एनर्जी निकलेगी? 10.2। तो उसने मेरे को एनर्जी नहीं बता रखी, उसने मेरे को क्या बता रखी? वेवलेंथ। मैंने वेवलेंथ से बोलो क्या निकाल ली? एनर्जी। अगर ये 10.2 आया तो मैं बोलूंगा कि भैया 2 से 1 पे गिरा, मतलब एफ वाला ट्रांजिशन। कौन सा वाला? अरे नहीं आया, नहीं आया वो। अरे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपको एक जस्ट एज एग्जाम्पल दे रहा हूं। वो बात बिल्कुल ठीक है, 496 नैनोमीटर ये आपका विजिबल रेंज में आ रहा है, बाल्मर रेंज में आएगा, मतलब 2 पे गिरेगा। अब 2 पे या तो डी वाला है या बोलो कौन सा है? बी वाला है। अब 2 पे डी वाला या बी वाला, आप मैच कर लीजिए किसके एनर्जी डिफरेंस से ये वाला कैलकुलेशन मैच कर जाएगा। क्योंकि आप शायद समझ नहीं पा रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, शायद कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे। आपको पता है फर्स्ट वाले में -13.6 होती है, सेकंड वाले में -3.4 होती है, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में। भाई मानते हो? अब तुम खुद मुझे एक बात का जवाब देना, अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे गिरेगा तो जो रेडिएशन निकलेगी उसकी एनर्जी कितनी होगी? 10 पॉइंट। अरे यार नहीं आ रहा समझ में। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं, 2 से 1 पे गिरा है, 1 से 2 पे जा रहा है, कितनी एब्जॉर्ब करके जा रहा है? तो आप बोलोगे ना जो उसने ओवरकम कर दिया उतनी एब्जॉर्ब करी। डिफरेंस करते हो ना, तो यही तो आएगा ना। तो 10.2 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही तो मतलब ये वाला ट्रांजिशन है। अगर ये वाला ट्रांजिशन देखो तो इसमें कितने का एनर्जी डिफरेंस है? इसमें कितने का डिफरेंस है? ये वाले में देखो ना, ये वाले में, तो इसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 12.3
जीरो नो, सिखाया भी था मैंने तुम लोगों को, ये याद ही नहीं आ रहा सर, आ रहे हर्ष, नहीं आ रहा समझ में ना। अगर ये गिरेगा फोर्थ से पहले पे तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना एनर्जी रिलीज कर दिया होगा, कितना एनर्जी रिलीज कर दिया होगा, ये कुछ 12.75 आता है, इतना ही आता है 12.75, तो इतना एनर्जी इस केस में रिलीज हुआ होगा। कोई बोले तीसरे से दूसरे पे गिरा, यार डिफरेंस निकाल लो, कितना एनर्जी निकला होगा, चौथे से तीसरे पे गिरा, डिफरेंस निकाल लो, सबका डिफरेंस आ जाएगा, आ जाएगा, सबकी सब ट्रांजिशंस की एनर्जी पता लगी। अब देख लो कि जब वेवलेंथ इतनी होती है, इतनी वेवलेंथ वाली के पास कितनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी जिससे मैच कर रही है वाला ट्रांजिशन है। नहीं आ रहा अभी समझ में, नहीं आया लवेश भाई, तुम्हें उसने बोला था कि जो वेवलेंथ रिलीज हुई, मैं वेवलेंथ बता रहा हूँ रेडिएशन की, तो आपने हमने कहा वेवलेंथ बताओ, हम एनर्जी निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे बोलो, तो हमें उस रेडिएशन की एनर्जी पता लगी। अब आप देख लीजिए कि उतनी एनर्जी किस ट्रांजिशन के दौरान निकली होगी, वो ट्रांजिशन पता लगा लीजिए, कराऊं या हो जाएगा। क्या बोलते हैं नेक्स्ट में, विच ट्रांजिशन कोरस्पॉन्ड टू द एमिशन ऑफ द रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, किस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा वेवलेंथ निकली है, जिस ट्रांजिशन में सबसे कम एनर्जी निकली होगी। सबसे कम एनर्जी मुझे दिख रही है ए वाले में, किस वाले में, ए वाले में, तो ए वाले ट्रांजिशन में सबसे कम एनर्जी मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ। तनीषा, वंशिका, नॉन स्टॉप क्वेश्चन चल रहे थे, नॉन स्टॉप चीज चल रही होती है, तो आप लोग बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ठीक है। मैं भी तो कॉन्टिन्यूस बोले जा रहा हूँ ना, तो आप लोग भी कॉन्टिन्यूस बने रहिए टॉपिक के अंदर, कहीं भी एक क्वेश्चन मिस होगा, कहीं भी एक बड़ी जरूरी चीज मिस होगी, आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सब बच्चों को। मैक्सिमम वेवलेंथ किस केस में निकलेगी यार, मिनिमम एनर्जी वाले केस में। मिनिमम एनर्जी किस केस में होगी, ए वाले में, क्लियर है। कुछ कहेंगे सर डी वाले में भी हो सकती है, तीसरे से दूसरे में बच्चों डिफरेंस अच्छा खासा होता है, चौथे तीसरे में डिफरेंस बहुत कम हो जाता है एनर्जी का, तो सबसे कम एनर्जी उसमें निकलेगी। इतने इतने इजी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जरा बताना यार, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी बाल्मर की, मैक्सिमम एनर्जी मतलब इन्फिनिटी से 2 खत्म। इन विच द रीजन इंफ्रा अल्ट्रा वायलेट बता दोगे यार कौन से में है, तो आप लोगों को पता है विजिबल रीजन में होता है, कौन से में होता है, विजिबल में। चलो आ जाओ, लास्ट 10 क्वेश्चन बचे। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, कह रहा है मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ द हायर एनर्जी टू द ऑर्बिट ऑफ द लोअर एनर्जीज। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ये बोल दिया उसने, ये भी रिसेंटली आया था। कह रहा है व्हेन विल सच ट्रांजिशंस रिजल्ट इन अ लाइमन एंड द बाल्मर। तो जब आप बोलोगे किसी हायर से 1 पे गिरेगा लाइमन, हायर से 2 पे गिरेगा बाल्मर। कितने इजी क्वेश्चंस पूछ रहा है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं बता रहा हूं, मॉडर्न फिजिक्स मार्क्स दे के जाती है बिल्कुल पूरे पूरे। उसके बाद बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज। बताओ कराऊं या हो जाएगा, करा रखा है भाई, करवाया था ना। आपको वेवलेंथ की रेशियो बतानी है बाल्मर टू द लाइमन की। बाल्मर की कौन सी वाली, लॉन्गेस्ट वाली वेवलेंथ, और लाइमन की कौन सी वाली बोलो, सॉरी लाइमन की लॉन्गेस्ट वाली और बाल्मर की शॉर्टेस्ट वाली। कर दोगे या कराऊं, बहुत बढ़िया। चलिए राइट द रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर द वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ड्राइव कुछ नहीं करना। ओए रुक जाओ, वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लिखना है बस। बताओ क्या आएगा, 1/λ इक्वल टू 1.09 इंटू 10 की पावर 7 z स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। वो जो 1.09 इंटू 10 की पावर 7 है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है। इधर बीच में क्या वार्तालाप चल रहा है भैया, इधर देखो। तो मुझे बताओ रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ। कार्तिक बता तो क्या होता है फॉर्मूला, रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ। वेवलेंथ वाला फॉर्मूला बता दे, अरे इसको बताने दे। 1.02 देख, ध्यान नहीं दे रहे ना, कैसे आएंगे नंबर बता फिर। 1.09 इंटू 10 की पावर 7 z स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इतनी बार बता दिया है, बातें मत करो। बार बार आपको टोक रहा हूं, कुछ आपके लिए सोच के टोक रहा हूं। मुझे नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारा क्या कुछ भी नंबर आ रहा नहीं आ रहा। मेरे को तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे तो भी कुछ नहीं मिलना, गंदे आएंगे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, समझ रहे हो। लड्डू, हाँ उसकी खुशी अलग होती है, बहुत 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 मायने रखता है। कोई बच्चा लड्डू लेके आता है तो समझ में आता है कि इसके साथ कुछ अच्छा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग सोन पापड़ी ले आएंगे कह रहे हैं। चलो कोई नहीं, आ जाओ। 41 क्वेश्चन मैंने बोला था सेम उसी की जैसा है, तो इसको भी लास्ट में करेंगे। ओए बच्चों प्लीज बोर्ड पे, मतलब एक बार सारे निपटा देते। 42nd क्वेश्चन बच्चों प्लीज, कह रहा था वैल्यू ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इतना। सबको पता है ग्राउंड में इतना होता है। अब पूछूंगा तुम लोगों से, तुम लोग बताना। हर्ष नहीं, ये बताएगा, हर्षित बताएगा। हर्षित फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये कौन सा, क्या पूछ रहा जा रहा है इसमें, डिफरेंस कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है 1 से 2 पे, तो कितना एनर्जी लेके जाएगा, डिफरेंस कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। उसके बाद क्या बोलता है, डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिटल रेडियस। रेडियस पूछ रहा है इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम। कर लोगे ना भाई,
काइनेटिक एनर्जी पता है माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी की, और रेडियस आप लोगों को वैसे निकालना आता है। वैल्यू पूछ रहा था, आप लोग कर पाएंगे। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताओ, बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट में थे जितने भी क्वेश्चन थे ट्रांजिशन ओरिजिन के, सारे क्वेश्चन आसान है कि नहीं? एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बात बन जाएगी। कौन सा? लास्ट में दिखाना भी, जो भी है लास्ट में दिखाना। अरे एक बार खत्म कर लेते पूरा, फिर देखते हैं लास्ट में। आ जाओ ओए, चलो 43 बोलो सब बच्चे। अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल द सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। अब देखो कितना ध्यान से आप लोग अगर वो पोस्टलेट पढ़ के गए हैं तो बोलेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एन टाइम्स ऑफ लैम्डा। 2 पाई आर बराबर क्या होता है? एन लैम्डा। 2 पाई आर बराबर क्या? एन लैम्डा। ठीक है, तो इंटीग्रल लिखना था वैसे इसके अंदर। चलो आ जाओ। उसके बाद बोलता है obtain the expression for the ratio of the de Broglie wavelength associated with the electron orbiting in the second and the third excited state of the hydrogen atom। अब ये नकली हो चुका बिल्कुल क्वेश्चन। क्यों भाई? ओए, हाइड्रोजन की सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट कह रहा है कि हाइड्रोजन के तीसरे ऑर्बिट में घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है और चौथे ऑर्बिट में अगर ये घूमेगा तो इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ की क्या रेशियो होगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? डी ब्रोगली वेवलेंथ की क्या रेशियो होगी? तो आपको पता है कि 2 पाई आर किसके बराबर होता है? तो लैम्डा किसके बराबर होता है? सही बात है। तो जो इस केस में वेवलेंथ होएगा वो कितना होएगा बोलो? 2 पाई रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, सही है, डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा? 3। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा गणेश का समझ में। जो वेवलेंथ इस केस में होगा वो क्या होगा? 2 पाई आर रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट डिवाइड बाय 3, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट है। और फोर्थ ऑर्बिट का बताना जरा, लैम्डा कितना होगा फोर्थ ऑर्बिट का? फोर्थ ऑर्बिट का कितना होगा? 2 पाई उसका रेडियस r4 और डिवाइड बाय 4। 4 से 4 मत काट देना, वो सबस्क्रिप्ट में लिखा है मैंने ताकि पता लगे रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। अगर मैं इनका रेशियो बताऊं तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ये बनेगा रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट डिवाइड बाय 3 और रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट डिवाइड बाय 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। अब एक तरीके से 4/3 टाइम्स ऑफ r3/r4। और थर्ड ऑर्बिट का रेडियस तुम्हें निकालना आता है, फोर्थ ऑर्बिट का तुम्हें रेडियस निकालना आता है, कर लोगे? हालांकि कुछ ऐसा बनेगा 4/3, अगर तुम दिमाग लगाओ तो इसका आएगा 52.9 n स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बाय में z1, इसका आएगा 52.9 4 का स्क्वायर बाय में बोलो कितना आया? ये कट गया, 3 के स्क्वायर से वो 3 कट गया, 4 के से 4 कट गया, 3/4। इसका मतलब एक कंक्लूजन पे पहुंच जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट रिलेशन याद कर लीजिए आप लोग। क्या? अगर वो कभी भी डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेशियो पूछेगा किसी भी ऑर्बिट्स में, तो जो ऑर्बिट्स का नंबर रेशियो है वही उनका वेवलेंथ रेशियो होगा। मतलब थर्ड से फोर्थ की पूछ रहा था तो 3/4 होगा, फोर्थ से फिफ्थ की पूछेगा 4/5 होगा, थर्ड से फिफ्थ की पूछेगा 3/5 होगा। नहीं आ रहा ना समझ में? इसका कारण पता क्या है? इतना भी करना नहीं पड़ता। लैम्डा जो है 2 पाई आर बाय में n है, 2 पाई आर बाय में क्या है बोलो? n। और सभी बच्चे तुम लोग जानते हो कि r की वैल्यू होती है 52.9, n स्क्वायर बाय में क्या? z। तो एक तरीके से n से n कट जाएगा, तो जो पूरा लैम्डा है वो क्या बन जाएगा? 2 पाई इंटू में बोलो क्या? 52.9 n बाय में बोलो क्या? अब तुम थर्ड ऑर्बिट का फोर्थ ऑर्बिट से रेशियो करोगे तो ये सारे कांस्टेंट तो सेम ही आएंगे ना, थर्ड ऑर्बिट के लिए भी और फोर्थ ऑर्बिट के लिए भी। बस अलग क्या होगा थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट में? n। क्या अलग होगा बोलो? n। तो 3/4 आ जाएगा, इसलिए नहीं आया ना समझ में? तो अगर तुम रेडियस की वैल्यू पुट कर दे रहे हो तो ये और आसान बन रहा है फॉर्मूला। इसका मतलब तुम लोग कभी पेपर में भी करो तो आप लोग सीधा n को और इसको सॉल्व करके ऐसा रख के सीधा n रख सकते हो। मतलब इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो वेवलेंथ के लिए, वेवलेंथ के लिए आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो। सीधा n पुट करो, आंसर निकल आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अपनी स्ट्रेटेजीज है, करते करते पता लगेगा। जब प्रैक्टिस करोगे ना बैठ के तो आइडियाज मिलेंगे, हाँ कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दिमाग खुलने लगेगा उस चीज को लेके। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आगे बढ़ते हैं, चलो बताओ। अबे कहां चला जा रहा है बार बार? चलो बोल दो भाई जल्दी से। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n इज इक्वल टू 2 स्टेट। कर लोगे? डी ब्रोगली वेवलेंथ 2 स्टेट में, n को 2 रखो, खत्म करो कहानी। ठीक है, आगे बढ़ो। 46 using the de Broglie hypothesis to write the relation for the nth radius of the Bohr orbit in the terms of the Bohr quantization condition of orbital angular momentum। लास्ट वाला जो mvr इक्वल टू nh/2 पाई है वो वाले की बात कर रहा है। ड्राइव भी कर सकते हो आप लोग इसका। 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा से mvr इक्वल टू में क्या प्रूव कर दो आप लोग? nh/2 पाई। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल वाला बात कर रहा है और कुछ नहीं है। उसके बाद
कैलकुलेट द डी, बोलना भाई, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। भैया सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n3, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। n को 3 रखो, कहानी खत्म। नहीं आ रही बात समझ में, सीधा हो जाएगा। कह रहा था ग्राउंड स्टेट, वो ऐसे ही बता रहा है, ग्राउंड स्टेट में 13.6 छोड़ो। आगे स्टेट द बोहर पोस्टुलेट डिफाइन द स्टेबल ऑर्बिट्स इन द हाइड्रोजन एटम। बोहर पोस्टुलेट को आप डिफाइन करें, उसने यही बोला है कि ऑर्बिट्स स्टेशनरी होते हैं। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? स्टेशनरी, फिक्स पोजीशंस पे होते हैं, उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। और कितना होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन। इतनी बार सुन जाने के बाद तो चीजें दिमाग में बैठ जानी चाहिए। उसके बाद वो स्टेबिलिटी वगैरह का आप लोग वो एक्सप्लेन उसमें कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा बोलो क्या रहता है? कंजर्व रहता है। स्टेबल क्यों है? सोचिए ना, क्यों एटम स्टेबल है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कोई खत्म ही नहीं हो रही। हमेशा एंगुलर मोमेंटम बोलो क्या है? कंजर्व्ड है, कभी भी कम नहीं हो रहा। अगर कम हो रहा होता, अगर सोचो किसी चीज की एनर्जी कम हो रही है, सोचो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस से ज्यादा, एनर्जी घट रही है, तो धीरे धीरे न्यूक्लियस उसको खींच लेगा अपनी तरफ और ये स्पाइरल करता 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 न्यूक्लियस में घुस जाएगा। लेकिन इसकी एनर्जी कभी कम ही नहीं होती। ये इस बात का एविडेंस है कि ये हमेशा स्टेबल रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर देख लो, उसको देख के हंसता रहेगा। अरे सुनो, स्टेट द बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर डिफाइनिंग, वही बात आगे बच्चों, छोड़ो उसको भी। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत आसानी से इसको डील करेंगे। आ जाओ, कह रहे हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन द थ्री वेवलेंथ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। इन सभी वेवलेंथ्स के बीच में आप लोगों को रिलेशन बताना है। लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3, इन सभी वेवलेंथ्स के बीच में आपको रिलेशन बताना है फ्रॉम द एनर्जी लेवल डायग्राम। देयर आर सो मेनी मेथड जिससे आप रिलेशन बता सकते हैं, लेकिन तरीका कोई इजी वाला चूज करेंगे। एक तरीका इसका आसान सा है, सुनिए जरा। वो क्या कहना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन सुनो। अगर इलेक्ट्रॉन सी से बी पे गिरा, सी से बी पे जो वेवलेंथ निकली, रेडिएशन निकलेगी ना, उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है। अगर बी से ए पे गिरा, बी से, तो जो रेडिएशन निकली उसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 है। और अगर सी से ए पे गिरा तो जो वेवलेंथ निकली उसकी रेडिएशन लैम्डा 3 है। क्लियर? क्लियर है? अब उसका सवाल यह है कि इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? क्या रिलेशन होगा आपके अकॉर्डिंग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही चीज। मुझे नहीं पता पीछे इन्होंने कैसे कर रखा है। नहीं नहीं नहीं, पीछे शायद ये ऐसा करते भी नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा आपसे एक सवाल पूछता हूं। अच्छा बच्चों, अरे एक छोटा सा मेरा सवाल है आपसे। इस ट्रांजिशन में, अरे बच्चों प्लीज, सी से ए पे गिरा, जो एनर्जी निकली होगी, आपको नहीं लगता कि जितनी एनर्जी इसमें निकली होगी और इसमें निकलेगी इन दोनों के सम के बराबर होगी? कह रही क्या बोल दिया? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। तुम लोगों को मैंने अभी एक चीज सिखाई थी, अरे बातें मत करा करो। देखो, मैं तुमसे बोलूं कि ध्यान देना, अगर चौथे ट्रांजिशन से पहले ट्रांजिशन पे इलेक्ट्रॉन निकला, नवनीत, कनिष्का, चौथे से पहले पे गिरा, कितनी एनर्जी निकलेगी? 12.75। कितनी निकलेगी? 12.75। और मैं ये बोलूं कि चौथे से पहले तीसरे पे गिरा, फिर तीसरे से दूसरे पे गिरा, दूसरे से पहले पे गिरा, उन सब में टोटल एनर्जी फिर भी कितनी निकलेगी? बोलो। टुकड़ों टुकड़ों निकली, थोड़ी इधर निकली, थोड़ी इधर निकली, थोड़ी इधर, लेकिन निकली तो कितनी होगी? बोलो। अरे कोई 400 से 100 जूल पे गिर गया, कितनी रिलीज करके निकला? 300। लेकिन कोई 400 से पहले 300 गिरा, फिर 300 से 200, फिर 200 से वापस 100 पे आ गया। आया वो भी 100 पे है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आया, तो भी कितनी निकली होगी? 300। कितनी निकली होगी? बोलो। ये बात अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो इधर रिलेशन बनाना सबसे आसान चीज है। तो मैं ये कहूंगा, जैसा कि नितिन ने बहुत बढ़िया चीज कही, कि एनर्जी जितनी निकली थर्ड केस में, जो रेडिएशन एनर्जी निकली है क्लास ए बी सी, ये वाला ट्रांजिशन है लैम्डा 3 ट्रांजिशन, ये वाला लैम्डा 1, इसको लैम्डा 2 ट्रांजिशन बोल रहे हो। मैं कहूंगा जितनी एनर्जी थर्ड केस में निकली है वो बराबर है जितनी फर्स्ट में निकली जमा जितनी सेकंड में निकली। समझ नहीं आ रहा? इसमें कुछ एनर्जी निकली E1 है, इसमें कुछ निकली और इसमें कुछ निकली। और क्या मैं बोल सकता हूं कि जो E3 ट्रांजिशन की एनर्जी है वो E1 प्लस में E2 के बराबर है? और एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो hc बाय में लैम्डा 3। अरे बोल, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? बताओ, फर्स्ट वाले की वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो बोलो क्या? hc बाय में इसकी एनर्जी कितनी होगी? बोलो। hc बाय में इसका लैम्डा 3। बोलो, सारे hc's कट गए, बोलो। डन? खत्म? नहीं आया समझ? इसका मतलब अब तुम लोगों को एक रूल बता रहा हूं। अगर कभी भी वो तुम लोगों को ऐसा बोल जाए कि एक ट्रांजिशन हुआ है, सुन लीजिए, बोल देगी
पूरा ट्रांजिशन ये वाला हुआ है, 5वें स्टेट से पहले स्टेट पे गिरा है, इस वक्त लैम्डा 5 है, और फिर आपको बोल देगी इस केस में लैम्डा 1 है, इस केस में लैम्डा 2 है, इस केस में लैम्डा 3 है, इस केस में लैम्डा, सीधा आप बोल सकते हो 1 बाय लैम्डा 5 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2 प्लस 1 बाय लैम्डा 3 प्लस 1 बाय लैम्डा। जनरलाइज हुआ? नहीं आई बात समझ में? तो आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस अगर समझ में आ रहे हैं तो पेपर में जब वेरिएशन आएगा आप लोग पकड़ जाएंगे, क्वेश्चन को पक्का पकड़ जाएंगे। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? श्योर? सेम है। अगर मैं अब रिलेशन पूछ लूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन रिलेशन चारों में बनना चाहिए। लेकिन वो कट के वही आएगा, नहीं बनेगा। इसका आंसर ही बनेगा 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 2 प्लस 1 बाय लैम्डा 3। 4 वाली कैंसिल आउट हो ही जाएगी, है ना? तो सीधा वही बनेगा। अगर वो मेरा बस कहना ये है कि कभी कभी अगर अरेंज करके बोले तो आप लोग देख लेना कि टोटल एनर्जी स्टेप वाइज कैसे कम हो रही है, ठीक है? वो पिछला समझ में आ गया ना आप लोगों को, इसमें जरूरत नहीं है इसको करने की, अलग तरीके से बनेगा वो, देखेंगे बनेगा तो। अरे बच्चों प्लीज समझ आया ये बताओ क्वेश्चन, चलो आगे बताओ। द काइनेटिक एनर्जी, जल्दी बोल दो भाई। द काइनेटिक एनर्जी द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n2। अगर n2 है तो 3.4 होती है, आपको पता है। कह रहा डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। ये सिंपल तो है यार, डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी लैम्डा बताना है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मतलब n2 में। तो n2 में कितना लैम्डा होगा? ये तो रहा n2 में। वो काइनेटिक एनर्जी तो बेवजह दे रहा है। कभी कभी ऐसा कर सकता है, मैं तुम्हें बताऊं, बोल देगा किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसी फलाना ऑर्बिट में 3.4 है, बताओ उधर डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है? कुछ नहीं बताया ऑर्बिट नंबर, लेकिन तुम खुद सोच सकते हो 3.4 कहां पर होगी? सेकंड ऑर्बिट में। सेकंड ऑर्बिट में, इसका मतलब वहां का डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल ही लेंगे। यहाँ तो क्वेश्चन बिल्कुल बना बनाया दिया हुआ है। अब आप मुझे बताइए, कहीं से भी आप लोगों को लगाया कि बहुत कोई डिफिकल्ट चीज आ रही है पेपर के अंदर? अब सुनो अगली चीज, ये जो 12.5 या 12.75 वाला क्वेश्चन है, इसको सुनिएगा। उसका सवाल क्या है? देखो, मैं तो आप लोगों को एक चीज सलाह दूंगा, तुम लोगों को हमेशा ना एक बात पता होनी बहुत जरूरी है। ये सुन लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है, और फोर्थ ऑर्बिट में है, और चाहे फिफ्थ ऑर्बिट में है, बस लास्ट चीज है यार, ध्यान सुनो। तो क्या तुम लोग जानते हो बच्चों, यार तुम देखो लास्ट तक आते थे हल्ला गल्ला करने लग जाते हो। यहां पर एनर्जी -13.6 होती है, यहां -3.4 होती है, यहां पर माइनस का 1.51 होती है, 84 या 85 बोल सकते हो, 5 1 या 4 होती है, ऐसी कुछ होती है। एक छोटी सी चीज यार, देखो आपको ना एक तो हर एक लेवल की ना एनर्जी पता हो, एटलीस्ट इन्फिनिटी तक पता होनी चाहिए। इन्फिनिटी वाले की तुम्हें पता है कितनी होती है? बोलो, 0 होती है। और ऐसे तुम्हें 5 तक तो एटलीस्ट याद हो, 5 तक तो एटलीस्ट याद हो। अब सुनो पूरी बात, तुम लोगों को एक तो ये एनर्जी लेवल्स याद हो, क्योंकि आपको एक बात तो समझ में आ गई, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पूरे क्वेश्चंस बना लिया, हाइड्रोजन को लेके बैठे हुए हैं। ये दूसरा आइटम नहीं लेके आते भाई, नहीं लेके आते ना, सिर्फ किसको बात करते हैं? हाइड्रोजन की। तो 5 स्टेट की याद कर सकते हो। अब दूसरी बात सुनो, एक और चीज छोटी सी याद कर लो कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे में जा रहा है, कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करके जाता है? याद भी करा हुआ 10.2। कितना बोलो? डिफरेंस याद कर लो हल्का सा। क्या याद कर लो? बोलो डिफरेंस। मतलब कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक मेरे इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन ने, सुन लो,
इजी हो जाएगा क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा 13.6 की, कितनी बोलो 13.6, बोलो कहां जाएगा, फ्री हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा। लेकिन अगर 10.2 की करता है तो सेकंड में, क्लियर है, इजी है। अगर तीसरे में जाता है, कहां पर जाता है बोलो तीसरे में, तो 12.09 था, कितना था बोलो 10.2 की मिनिमम एब्जॉर्ब करेगा तो पहला ट्रांजिशन आएगा, फिर 12.09 करेगा तो दूसरे वाले मतलब थर्ड में चला जाएगा, और फिर 12.75 करेगा तो बोलो कहां जाता है, चौथे में जाता है, कहां जाता है बोलो। ऐसी पांचवी की भी निकालना चाहो तो आपकी इच्छा निकाल सकते हो। ये मैं बस तुम्हें थोड़ा सा इजी करने के लिए, काम आसान करने के लिए बता रहा हूं। अब मेरी बात सुनना अच्छे से। अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बीम को एब्जॉर्ब किया है, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है इसीलिए नहीं करा रहा था बीच में, ये जनरली आना बनता नहीं एग्जाम के अंदर, लेकिन पता नहीं किसी दिल्ली में बेसिकली आ रखा है 2014 के अंदर, लेकिन करना कैसे बता देता हूं, सुनो। ओए 12 पॉइंट, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन, सुनो लेंथी किस तरीके से साइंस में सुनोगे तो पता लगेगा, आसान बहुत है बस लंबा है। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर इलेक्ट्रॉन बीम गिराई गई है हाइड्रोजन के ऊपर, कह रहे किस लेवल तक ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, पहले बताओ भाई। 12.5 गिरा रहे, 12.5 भाई, एक बात तो पक्की है 12.09 से ज्यादा है और 12.75 से कम है, बीच में कहीं नहीं बैठता। इस अरे बताओ 10.2 एब्जॉर्ब करता है, कहां जाता है जल्दी बोलो, सेकंड में। इतनी एब्जॉर्ब करता है, कहां जाता है, तीसरे में। इतनी एब्जॉर्ब करेगा चौथे में, लेकिन इतनी नहीं मिली तो कहां ही गिर जाएगा, तीसरे में ही गिर जाएगा। कहां गिर जाएगा बोलो। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन कहां करा, 1 से, कोई दिक्कत क्वेश्चन में। अच्छा इस क्वेश्चन में बताना कहां जाएगा, बहुत अच्छे 12.75 चौथे पे जाएगा, कहां जाएगा। अब तुम बताओ अंदाजा लगा लोगे, अरे अंदाजा ऐसे लगा लेना यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। -13.6 में जोड़ के देख लेना जितनी भी आ रही है, कितनी आ रही है बोलो 12.5 आ रही थी, कितनी हो गया बताओ इन दोनों का सम, माइनस का 1.1। अब माइनस का 1.1 कहां पर होता है, तो भैया चौथे तक जाने के लिए और ज्यादा होना चाहिए था। माइनस का 1.1 मतलब थर्ड तक आ सकता है, ये समझ नहीं आया ना, इसीलिए मैं ये वाला तरीका चूज नहीं करता, क्योंकि बच्चे मैच नहीं कर पाते माइनस प्लस के अंदर, उनको कम ज्यादा माइनस में समझ में दिक्कत आती है, इसीलिए तो बोल रहा हूं। बताओ अगर मेरे को सेकंड ऑर्बिट तक जाना है इतना करना है, थर्ड ऑर्बिट तक जाना है इतना करना है, फोर्थ ऑर्बिट तक जाना है इतना करना है, ये तो समझ सकते हो। तो अगर उसने एब्जॉर्ब ही 12.5 किया तो वो इधर फोर्थ तक नहीं जा पाएगा, थर्ड में ही गिर जाएगा। कह रहे क्या हो गया, ये गिर गया। अब अगर थर्ड पे गिरा है, अब उसका क्वेश्चन सुन लो क्या है। एक बात तो, एक नंबर तो तुम्हें यही मिल जाएगा, कहां गया मिल गया नंबर, कहां गया मिल गया नंबर, तीसरे में गया। इस क्वेश्चन में कहां गया, इस क्वेश्चन में कहां गया, चौथे पे गया। लेकिन उसने सुनो क्या बोला, डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ द लाइंस एमिटेड, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द, ये तो क्वेश्चन फिर अलग हो गया, उसने बस इसमें ज्यादा चीज नहीं पूछी, इस क्वेश्चन में ज्यादा पूछा है कितनी लाइंस एमिटेड होंगी। भाई सुनो मेरी बात, तीसरे पेज गया है ना, तो जो तुम्हें मैंने स्पेक्ट्रल लाइन सिखाई थी, कैसी कैसी, 3 से 1, 3 से 2 और 2 से 1, कितनी लाइन निकलेंगी, 3। अरे भैया 3 तक गया है ना मैक्सिमम, तो 3 से 1, 3 से 2 और 2 से 1। तो आप लोग यहां पर 3 तरह की वेवलेंथ निकाल के दिखाओगे। एक आपको निकालनी है 3 से 1 वाली वेवलेंथ भी, एक निकालनी है 3 से 2 वाली भी, एक निकालनी है 2 से, बस ये 3 निकाल दोगे आपका आंसर कंप्लीट है, कंप्लीट है। हाँ अभी उस वाले में 4 से करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन अगर होता, अगर इसमें तुमसे पूछता वो, तो तुम मुझे बताओ कौन कौन सी करते बच्चों। नहीं अगर 3 से होता तो 3 से कितनी करते, 3 से निकालते, 3 से 1 वाली, 3 से 2 वाली और 2 से 1 वाली, कितनी निकलती, 3 वेवलेंथ निकाल के दिखाते, क्वेश्चन कंप्लीट होता। जब भी बोले ना मुझे, क्वेश्चन सुन लो, जब भी बोले कि मुझे सारी लाइंस का वेवलेंथ बताओ, स्पेक्ट्रल लाइंस का वेवलेंथ बताओ, 3 तक गया था तो जो स्पेक्ट्रल लाइन सारी की सारी हैं, इसका मतलब ये भी कि 3 तक ऐसे भी जा सकते हैं, बार इधर गया फिर इधर गया फिर डायरेक्ट गया, तो सारी स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी पड़ती है, 3 से 1 भी, 3 से 2 भी, 2 से 1 भी, निकल गया। हालांकि इस क्वेश्चन में उसने स्पेक्ट्रल लाइंस का जिक्र नहीं करा, इसने तो बाद में बस एक छोटी सी बात पूछ ली कि बताओ कितनी वेवलेंथ होगी फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन और फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर की। फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन, फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर, लाइमन का फर्स्ट मेंबर कौन होगा, 2 से 1, बाल्मर का फर्स्ट मेंबर कौन होगा, 3 से। तो वो तो रेशियो निकालनी थी, वो तो कर लेते। ये क्वेश्चन तो आसान था, दिल्ली वाले एग्जाम में आया क्वेश्चन आसान था। यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो आप बोल रहे हो, मुझे सभी बच्चे बताओ, अगर 12.75 एब्जॉर्ब करिए बंसी का, अगर 12.75 एब्जॉर्ब करिए, कहां पर गया इलेक्ट्रॉन, चौथे पे, कहां गया बोलो। तो पहले तो लिखोगे सर पहले से चौथे पे गया, पहले से।
अब अगर पहले से चौथे पे गया तो बताओ कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी? 6। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी? तो आपको पता है क्या आंसर निकालना पड़ेगा? 4 से 1 पे गिरेगा तब कितनी वेवलेंथ, 4 से 3 पे गिरेगा, 4 से 2 पे, 3 से 2 पे, 3 से 1 पे, 2 से 1। कितनी निकलेंगी? 6 निकलेंगी। 6 कैसे निकलेंगी? 1/λ वाला फॉर्मूला लगा के निकलेंगी। अरे मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, ऐसे मत समझो कि बहुत ज्यादा समय लगता है उसके अंदर। देखो 1/λ जो होता है रेडबर्ग कांस्टेंट फिक्स है, और ये वाला रेशियो ही तो सॉल्व करना होता है बस। अरे 4 से 1 पे गिरा, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसी को तो सॉल्व करना है बार बार। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो आप ये मत समझिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। ये क्वेश्चन पहले भी जब आया था ना, देखो दिल्ली के एग्जाम में नहीं था शायद ये क्वेश्चन, ये देखो ऑल इंडिया के में है, और जब दिल्ली के एग्जाम में आए ना तो क्वेश्चन ही उन्होंने बदल दिया। क्वेश्चन उन्होंने बोला कि 12.5 की एब्जॉर्ब करी। दिल्ली वाला सुनो, क्लास शोर मत करो, मेरी बात सुन लो। दिल्ली वाले एग्जाम में उसने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि 12.5 की एब्जॉर्ब करी तो कहां गया इलेक्ट्रॉन? तो मैंने कहा 12.5 एब्जॉर्ब कर रहे तो 12.75 से कम है और 12.09 से ज्यादा है, मतलब ये चौथे लेवल तक तो जाएगा नहीं। कहां तक जाएगा? तीसरे लेवल तक। तो उसका आंसर हो गया कि कहां तक जाएगा, तो मैंने कहा तीसरे तक जाएगा। कहां तक जाएगा? दूसरा सवाल उसका बड़ा सिंपल था, कितनी वेवलेंथ निकलेगी लाइमन के फर्स्ट मेंबर से और बाल्मर के फर्स्ट मेंबर से, उसका रेशियो बताना था, वेवलेंथ बतानी थी। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये जो ऑल इंडिया में क्वेश्चन आया था ना, ये गलती से देखो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन देने के बाद पता लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में देने लायक नहीं था, बहुत लेंथी था। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग डाल दिया गलती से पेपर में, तो डल गया भाई, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ बच्चों, बस प्लीज क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो। 12.75 की एनर्जी एब्जॉर्ब करी, आर्यन बातें नहीं, 12.75 की एनर्जी एब्जॉर्ब करी। बोलो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? चौथे लेवल पे। कहां जाएगा? अगर चौथे पे जाएगा तो कह रहे हैं मुझे सारी लाइंस जो एमिट होंगी उनका वेवलेंथ बताओ। सारी लाइंस एमिटेड का, चौथे से भैया सारी लाइंस 6 लाइंस एमिट होती है। कितनी बोलो? 6। उन 6 का मैं आप लोगों को वेवलेंथ बता सकता हूं। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बस लेंथी ही तो है ना। क्या है क्वेश्चन में? लेंथ ज्यादा है बस। अब तुम मुझे बस ये बताओ, इन दो को छोड़ के, वैसे हालांकि ये वाला तो आसानी है, इसको तो क्या सोच रहे हो तुम? बाकी सारा कुछ आसान सा लगा, समझ में आ गया? पक्का? 1 मिनट और रुकना आपको। मुझे वो अल्फा वाला एक बार क्वेश्चन दिखाओ, एच अल्फा वाला जो था पुरानी बुक में था वो। बस 1 मिनट और, 1 मिनट और लूंगा, फिर फ्री कर रहा हूं आपको। अरे फिर छोड़ रहा हूं। एच अल्फा कहां है? इसमें तो नहीं दिखा मुझे। हाँ कर सकते हैं इसको, वैसे दोनों के टाइम पीरियड निकाल के इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ उसका चेंज करेंगे, करा देता हूँ, चिंता मत करो। आओ भाई, ओए बच्चों प्लीज, क्लास 5 मिनट रुक सकते हैं ना? देखो उसने एक चीज बोली थी यहां पर, मेंशन टू विच ट्रांजिशन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एच अल्फा लाइंस बिलोंग। देखो हाइड्रोजन अल्फा बोलेगा ना तो ये बाल्मर के फर्स्ट मेंबर को बोलता है। एक ट्रांजिशन ना आप लोगों को मतलब डायरेक्टली नाम से बोला जाता है एच अल्फा। अगर एच अल्फा बोल रहा है ना तो ध्यान रखना बाल्मर का ट्रांजिशन है। कौन सा ट्रांजिशन है बोलो? और 3 से 2 वाला, मतलब पहला ट्रांजिशन है। कौन सा ट्रांजिशन है बोलो? तो जब ये एच अल्फा बोलता है, 39th क्वेश्चन, 39th कहां पहुंच गए? इसमें इन्होंने सॉल्व भी नहीं करा ना, लेकिन बाल्मर का ही ट्रांजिशन है, ठीक है? पहला वाला ट्रांजिशन है, 3 से 2 वाला आप लोग निकाल सकते हो। तो एच अल्फा ट्रांजिशन याद करो, बीटा गामा वैसे पूछता नहीं है, लेकिन एच अल्फा ट्रांजिशन ध्यान रखना। एक नाम बता रहा हूं बस, एच अल्फा ट्रांजिशन। ये कौन से को ट्रांजिशन को बोलते हैं? बाल्मर के पहले ट्रांजिशन को एच अल्फा ट्रांजिशन का नाम देते हैं, ठीक है? सही है? अल्फा मतलब पहला वाला ट्रांजिशन। कभी बाय चांस वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन बोलते लाइमन का अल्फा ट्रांजिशन मतलब पहला ट्रांजिशन, ठीक है? और कुछ नहीं है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, सुन लो उस क्वेश्चन को भी। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इजी है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि जो बन नहीं सकता। क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है,
देखिए थोड़ा सा आप लोगों की खुद की कॉमन सेंस भी यहां पर काम करेगी भाई क्वेश्चंस में। सुनिए, अगर वो तुम लोगों से एक सवाल करे, सुन लीजिए 5 मिनट लगेंगे, वो आपको बोले कि इलेक्ट्रॉन किसी फर्स्ट से सेकंड में चला गया, फर्स्ट से थर्ड में